ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2024 MPI। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट रिलेवेंट एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को अगर हम याद करें और इसको पढ़ें सो ये हमें CSS और PMS में बहुत फ़ायदा देगा। ये हमारी आर्गूमेंट को स्ट्रांग करेगा, ये हमें नॉलेज बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये हमें फैक्ट्स और फिगर देगा और साथ साथ हमें वाज़ेह करेगा कि पावर्टी का क्या रिलेशन है विद कन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्लिक्ट्स या पावर्टी की काजेज़ क्या है, इसकी सलूशन क्या है, और इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पावर्टी भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। कुछ केसेस भी डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज़। ये आप एंड तक देखें, मैं आपको ये बावर करा देता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस। द डेटा ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम 112 countries which was released on October 17, 2024. किसने रिलीज किया था? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड OPHI, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। The theme of the report is annual report on poverty amid conflicts, यानी कन्फ्लिक्ट्स में, वार में, तनाज़ात में पावर्टी क्या है, इसकी रेशो क्या है, कितनी % पावर्टी है और कौन कौन से रीजन्स है या एरिया है जहाँ पे पावर्टी ज़्यादा है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पावर्टी स्टैटिस्टिक्स। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 112 कंट्री इज 6.3 बिलियन, जिसमें 1.1 बिलियन विच इज़ अ ह्यूज फिगर, ये इसमें एक्यूट पावर्टी के शिकार है, यानी बहुत ज़्यादा शदीद पुअर लोग हैं। ये 1.1 बिलियन पीपल आउट ऑफ 6.3 बिलियन इन 112 कंट्रीज। इनमें फिर 1.1 बिलियन में कुछ रूरल में रहते हैं, कुछ अर्बन में रहते हैं। जो रूरल में रहते हैं ये 84% ऑफ 1.1 बिलियन लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, यानी पावर्टी इज़ कंपेयर टू अर्बन, ये रूरल एरियाज में ज़्यादा होती है। 84% आर 962 मिलियन। इनमें से जो सब सहारा रीजन है अफ्रीका, यहाँ पे 71% या 463 मिलियन पुअर लोग रहते हैं, और जो साउथ एशिया है यहाँ पे 30% या 350 मिलियन पुअर लोग रहते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे रीजनल वाइज पावर्टी ज़्यादा है। ये आपके पास एक आर्ग्यूमेंट आ गया जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन वाइज को अगर हम देखें तो जो रूरल एरिया है वहाँ 28% पॉपुलेशन ये पावर्टी के शिकार हैं, और जो अर्बन एरिया है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 6.6% लोग आर पुअर। अब हम अगर रिलेशन ऑफ पावर्टी विद वार देखें, सो देयर इज़ अ वेरी क्लोज एंड डीप रिलेशन ऑफ द पावर्टी विद वार। 40% पीपल ऑफ 1.1 बिलियन एक्यूट पुअर लोग, इनमें 40% लोग ऐसे हैं विच लिव इन वायलेंट कन्फ्लिक्टेड एरियाज, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स है, जहाँ पे वार है, जहाँ पे वायलेंस है, जहाँ पे पीस एंड हार्मनी एंड लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ पे 40% लोग पुअर है, यानी 1.1 बिलियन में 40% यहाँ पे पुअर रहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी ह्यूज फिगर कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मच पावर्टी इज़ इंटर रिलेटेड विद द वार एंड वायलेंस। 2023 में 117 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए ड्यू टू कन्फ्लिक्ट्स, और ये इतना बड़ा फिगर है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी ह्यूज नंबर में लोग डिस्प्लेस हो गए ड्यू टू कन्फ्लिक्ट्स। सो कन्फ्लिक्ट्स cause displacement, conflicts bring poverty, conflicts create destitution, conflict create political instability, conflict destroy social instability, conflict destroy economic instability। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें आप इसको पुट कर सकते हैं। अब अगर हम पावर्टी देखें उस जगह में जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स है और उस जगह पर जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, पीसफुल एरियाज है, तो इसका एक कंपैरिजन हम करते हैं ताकि हमारा ये नॉलेज का बैकग्राउंड और भी स्ट्रांग हो जाए। एजुकेशन को अगर हम देखें तो वो एरियाज जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स है 18% लोग एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते। जहाँ पीस है उन इलाकों में पुअर लोग सिर्फ 4% एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते। सो कन्फ्लिक्ट जहाँ होते हैं वहाँ पे कितना बड़ा जो है क्राइसिस है एजुकेशन का। अगर पावर को हम देखें तो 1/4 पीपल पावर तक रसाई नहीं रखते, और जो पीसफुल एरियाज है वहाँ पे 1/20 यानी 20 में से सिर्फ एक बंदा उसको
बिजली या पावर मुहैया नहीं है। तो आप देखें कि कन्फ्लिक्ट एरिया में सहूलत का, फैसिलिटीज़ का कितना फ़क़दान होता है। इस तरह न्यूट्रिशन 21% लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन तक जो है ना रसाई नहीं रखते, और पीसफुल इलाकों में जो पुअर लोग रहते हैं वहाँ पे सिर्फ 7% लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, बाकी सबको अवेलेबल है। मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट 8% है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स है, और जहाँ कन्फ्लिक्ट्स नहीं है वहाँ पे 1% है। सो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि कन्फ्लिक्ट्स का फैसिलिटीज़ के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अब एग्जांपल देखें, सबसे पहले अफ़गानिस्तान डिस्कस करते हैं। अफ़गानिस्तान के केस में 2015 और 16 में 5 मिलियन प्लस पीपल फॉलन इनटू MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इतने लोग ये पुअर हो गए, और 2022-23 में 3 में से 2 यानी 2/3 लोग या 65% ये पॉवर्टी में गिर गए। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान में जो है वार है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स थे, तो इसी वजह से लोग इतने पुअर हो गए, यानी लाइफ का स्टैंडर्ड इतना बिगड़ गया। अब फाटा को अगर हम देखें तो फाटा में 49% पॉवर्टी है। वाई? बिकॉज फाटा इज़ हाईली इफेक्टेड बाई कन्फ्लिक्ट्स। इसी तरह बलूचिस्तान को आप देखें 41% पॉवर्टी है। द रीज़न इज़ वार, द रीज़न इज़ वायलेंस। सिंध में 32% पॉवर्टी है। इसी तरह KPK में 26, एंड इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 12% पॉवर्टी है, विच इज़ लिटिल अमंग ऑल। इसकी वजह क्या है? बिकॉज पंजाब इज़ अ पीसफुल प्रोविंस एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस एंड रीजन्स ऑफ दी पाकिस्तान। अब हम देखते हैं काजेज़ या रीजन्स और सॉल्यूशंस ऑफ पॉवर्टी एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें हम सबसे पहले इंस्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये आप पाकिस्तान का केस भी इसमें आप डाल सकते हैं, और जनरल भी आप ये काजेज़ और ये सोल्यूशन आप डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और इसके साथ साथ सोशल इंस्टेबिलिटी है। इसके अलावा मीनिंगलेस पॉलिटिकल मैनेवरिंग प्लस शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़। इसका क्या मतलब है कि जो पॉलिटिकल स्किल है, यानी स्किलफुल या केयरफुल पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे नहीं है। मैनेवरिंग का मतलब है किस चीज़ को आप स्किलफुल या केयरफुली इसको आप हैंडल करते हैं या गाइड करते हैं। सो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जो इंटरेस्ट है वो शॉर्ट टर्म होता है। कोई भी गवर्नमेंट आता है तो वो अपने टाइम के साथ या अपने दौर में जो 5 ईयर्स है, 4 ईयर है, जो भी हो, उसके मुताबिक पॉलिसीज़ में इंटरेस्ट लेता है, और लॉन्ग टर्म सोच नहीं रखते फॉर द बेनिफिट्स एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक्स। इसी तरह प्रायोरिटीज़ जो है ये स्क्यूड प्रायोरिटीज़ है। स्क्यूड प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या है कि आप स्पेशल लोगों को या स्पेशल ग्रुप ऑफ लोगों को या स्पेशल कम्युनिटी को, लेट्स से बिजनेस कम्युनिटी हो या इसी तरह कोई और असर रसूख वाला कम्युनिटी हो, उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक आप पॉलिसी बनाते हैं, उनको फ़ायदा होता है। और जो जनरल पब्लिक है, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या आम आवाम है, जो कि मसाइल में ऑलरेडी गिरे हुए हैं, तो उनके लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती। इसी वजह से भी पॉवर्टी और कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। मिलिटेंसी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मिलिटेंसी की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डिस्टिट्यूशन भी होता है, इंस्टेबिलिटी भी पैदा होती है, और हर किस्म की इंस्टेबिलिटी जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ये इसकी वजह से पैदा होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा और मेन जो है पॉवर्टी का एक रीज़न है। इसके अलावा डिस्पैरिटीज़ अगर देखें, रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती है, यानी जो कुछ इलाक़ों को आप या कुछ रीजन्स को आप ज़्यादा डेवलपमेंट देते हैं, और कुछ जगहों को आप वहाँ पे डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम्स है वो कम करते हैं। ठीक है, यानी अर्बन एरिया है फ़र्ज़ करें, उसको आप ज़्यादा फोकस देते हैं, जो रूरल है उनको आप कम फोकस देते हैं। कोस्ट लाइन एरिया है वहाँ पे आप ज़्यादा डेवलपमेंटल काम करते हैं, और जो इनलैंड एरिया है वहाँ पे आप कम बजट जो है उनके लिए रखते हैं। तो रिसोर्सेज की एलोकेशन प्रॉपर नहीं होता। एक प्रोविंस को आप ज़्यादा देते हैं, दूसरे को आप कम। एक इलाके को आप ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं, दूसरे को आप नहीं देते। एक जगह में आप यूनिवर्सिटी स्कूल्स बनाते हैं, दूसरे। तो ये जो सारे इतनी भी डिस्पैरिटीज़ है, यानी फ़र्क है एक और दूसरे रीजन में, तो ये भी जो है एक वजह है पॉवर्टी का। इसके बाद क्लाइमेट भी एक वजह आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट डिज़ास्टर लाता है। नेचुरल डिज़ास्टर एग्रीकल्चर को तबाह करता है, जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इससे बर्बाद होता है।
اور لوگوں کے جو گھر ہے وہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے کلائمیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو کہ یہ اس کی بھی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایلیٹ کیپچر، جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ تو ویسے بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، زیادہ تر پالیسیز وہی لوگ بناتے ہیں، تو ایلیٹ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے پالیسیز بناتے ہیں جن میں ان کی ذاتی فائدہ ہو، پرسنل انٹرسٹ کے لیے پالیسی بناتے ہیں، اور جو مارجنلائزڈ لوگ ہیں یا جو پور کمیونٹی ہے ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کے مطابق ان کے فائدے کے پالیسیز نہیں بناتے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے پاورٹی کا اور کنفلکٹ کا۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ اس میں کاز ڈال سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ اور جگہوں سے سرچ کریں تو اپنا جو آرگیومنٹ ہے اور جو نالج بیک گراؤنڈ ہے اور جو آپ کے پاس جارگنز ہے ان کو آپ پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ سلوشنز کو اگر ہم دیکھیں، ان کی سلوشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو میں نے ڈسکس کی اس رپورٹ میں لکھے ہیں، اور بھی اس کے سلوشنز ہوں گے، کازز ہوں گے، مختلف چیزیں ہوں گے، وہ اس میں نے شامل نہیں کی، میں نے صرف رپورٹ کی حد تک یہ چیزیں لکھے ہیں، اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت میں نے اس میں جو ہے ایڈیشن کیا ہے۔ اچھا، سلوشن میں سب سے پہلے کنکریٹ ایکشن لینا چاہیے ریدر دین پروناؤنسمنٹ۔ آپ جسٹ اعلانات کرتے ہیں، آپ کنکریٹ ایکشن نہیں لیتے، پراپر طریقے سے آپ ایکشن نہیں لیتے، پراپر سٹیپس نہیں لیتے، پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیتے۔ جس طرح چائنا نے 800 ملین پیپل کو پاورٹی سے باہر نکالا، ہمیں کنکریٹ سٹیپس لینا چاہیے۔ سیکنڈ نمبر آپ اس میں آرگومنٹ ڈال سکتے ہیں کہ جو ہمارا اولڈ فائنانشل سسٹم ہے، ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہے، ریونیو جنریشن کا سسٹم ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں، تو ان کو ہم نے امپروو کرنا ہے، ہم نے ماڈرن ٹیکس کلیکشن سسٹم بنانا ہے، ہم نے ماڈرن فائنانشل سسٹم بنانا ہے، ملٹی لیٹرلزم اپروچ اپنانا چاہیے۔ واٹ از ملٹی لیٹرلزم اپروچ، یہ آپ خود سرچ کریں۔ اس کے علاوہ جو پاورٹی ریڈکشنز کے لیے ہم نے ایسے ایمبیشیس پروگرام سٹارٹ کرنا ہے جو کہ بہت انرجیٹک ہو اور جو کہ لوگوں کو پاورٹی سے باہر نکالنے میں ہیلپ کرے، لوگوں کو سکل دینا چاہیے، اس کے علاوہ لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہیے، لوگوں کو جو ہے نا قرض دینا چاہیے گورنمنٹ نے کم سود پر یا بلا سود قرضے۔ اچھا، جو بجٹ ہے، بجٹ میں جو نان ڈیولپمنٹل بجٹس ہے، مثال کے طور پر جو آپ ملٹری ایکسپینڈیچرز ہے آپ کی، اس کے علاوہ اور جو نان ڈیولپمنٹل بجٹس ہے، جو پروٹوکول سسٹم ہے، ان سب چیزوں کو آپ جو ہے وہ کیا کریں، اس کو کم کریں، اور ان کے جو پیسے ہیں وہ آپ پبلک میں اسپینڈ کریں، پبلک اسپینڈنگ کو انہانس کریں، اور نان ڈیولپمنٹل بجٹ کو ریڈیوس کریں، تو اس سے بھی جو ہے نا لوگوں کو فائدہ ہوگا، جس سے پاورٹی ہم کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایریا ہے جہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ اصل میں یہ جو ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں نا، یہ ڈفرینٹ پوائنٹس، اس کے اپوزٹ پوائنٹس آپ نے لینا ہے، اور کچھ اس میں تھوڑے بہت چینجز کر کے اس طرح آپ نے سولوشنز دینے ہیں۔ اس کے علاوہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی، یہ بھی ایک سولوشن ہے۔ پیس اینڈ اسٹیبلٹی جو ہے، جہاں پیس ہو وہاں پہ باہر سے لوگ آئے گا، انویسٹمنٹ کریں گے، جہاں پیس ہو وہاں پہ جو انویسٹر ہے، بزنس کمیونٹی ہے، وہ بالکل ایزیلی اور وہ آسانی سے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا، تو وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا، ان کو جاب ملیں گے، ان کو روزگار ملے گا۔ اسٹیبلٹی اور پیس، یہ بھی ایک سولوشن کا ایک فیکٹر میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ ایکول فنڈنگ ڈسٹریبیوشن، یعنی ڈسپیرٹیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایسا پروگرامز، اس طریقہ ہم نے نکالنے ہیں کہ ہم جو ریجنز ہیں وہاں پہ ایکول فنڈنگ کریں، اور ریدر دین ایکول فنڈنگ ہم نے جو مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے، جو رورل ایریاز ہے، جو بیکورڈ ایریاز ہے، جو دور دراز علاقے ہیں سٹی سے، وہاں پہ زیادہ فوکس دینا ہے، تاکہ کیونکہ وہ زیادہ بیکورڈ ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کو زیادہ فوکس دیتے ہیں، زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں، تو زیادہ ڈیولپ ہوں گے اور جلدی ڈیولپ ہوں گے۔ اس سے بھی پاورٹی، کیونکہ ویسے بھی جو پاورٹی ہے وہ رورل ایریا میں زیادہ ہوتی ہے، راؤنڈ اباؤٹ جو 28% پاورٹی ہے وہ رورل ایریا میں ہے، تو جو مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے وہ تو رورل کمیونٹی ہوتی ہے، تو ان کو ہم نے زیادہ فوکس اور وہاں پہ ہم نے زیادہ فنڈنگ دینا ہے، تاکہ یہ پاورٹی ہے جو یہ ہم روٹ سے، جڑ سے ہم اس کو ختم کریں۔ تو دس از ملٹی ڈائمینشن پاورٹی انڈیکس، اور اس میں موجود جو بہت گہرا اور زبردست کنسیپٹس ہے، اس میں جو لنکس ہمیں ملتے ہیں، اس میں جو ریلیشن ہے پاورٹی کے ڈفرینٹ فیکٹرز کے ساتھ، اور آپ کو یہ ٹاپک، یہ آپ اگر آپ کو اس طرح ٹیررزم پہ ٹاپک آتا ہے تو اس سے فیکٹس آپ نکال کر اس کا ریفرنس دے کر اس رپورٹ کا ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کنفلکٹ پہ کوئی اس طرح کا ایک کوئی ایسے آتا ہے یا کوئی اور آرگومنٹ کویسچن وغیرہ آتا ہے، تو آپ ان میں سے ڈیٹا اور ایگزامپلز اور ساری چیزیں نکال کر وہاں پہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی آرگومنٹ زبردست اور اسٹرانگ ہو جائیں گے۔